हेलो। गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा जून 2022 का। ठीक है, तो आज हम उसी पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें से हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड डिपिक्टेड बिलो इज सर्विंग एज टेम्पलेट फॉर लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस। ये जो है टेम्पलेट, ये स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह लैगिंग स्ट्रैंड के लिए काम करेगा। ठीक। द शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट द न्यूली सिंथेसाइज्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं। एट विच पोजीशन अमंग एबीसीडी वुड डीएनए प्राइमेज एक्ट नेक्स्ट। तो ये पूछा गया है, जब ओकाजाकी फ्रैगमेंट पे सिंथेसिस होती है तो पैचेस के फॉर्म में सिंथेसिस होती है और वो फ्रैगमेंट बनते हैं, उनको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है। तो अब ये पूछा गया है कि जो प्राइमेज है वो कहाँ पर काम करेगा। चलिए हम इसके रेप्लिकेशन फॉर्क को एक बार देख लेते हैं। ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। ठीक। चलिए, सो लैगिंग स्ट्रैंड पर जो सिंथेसिस होगी वो इधर से होगी, ऐसे, इस तरह से पैचेस के फॉर्म में, इस तरह से। लीडिंग स्ट्रैंड पर जो सिंथेसिस होती है वो कंटिन्यू सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जब पैचेस के फॉर्म में सिंथेसिस होती है तो फर्स्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पर प्राइमर यहाँ सिंथेसाइज होगा। डायरेक्शन कैसी है? 5 to 3। आपको डायरेक्शन हमेशा याद रखनी चाहिए। यहाँ पर भी प्राइमर होगा, यहाँ पर भी प्राइमर सिंथेसाइज हो चुका होगा, ये 5 to 3। एंड नाउ यहाँ पर अब प्राइमर सिंथेसाइज होने वाला है। सो आपका ऑप्शन है ऑप्शन आईडी 700, और डी पोजीशन विल बी वेयर न्यू primer will be synthesized. ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन आईडी इज 170। इसमें यह पूछा गया है कि जो CENPA प्रोटीन है, सेंट ए, containing nucleosome are found at the centromeric region of chromosome। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर रीजन पर जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन होती है आपकी CENPA इंस्टीड ऑफ H3 प्रोटीन। ठीक है। तो यहाँ पर आपको CENPA प्रोटीन मिलेगी, यहाँ पर हिस्टोन नहीं मिलेगी। सो इसका मतलब है आंसर हिस्टोन 3 इज राइट। उसके बाद कैटाबोलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन, ये डायग्राम है, ये लेनेंजर का डायग्राम है। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन है आते हैं। सो ये ग्वानिन है, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ये जब कैटाबोलाइज होंगे तो ये बनाते हैं यूरिक एसिड। और यही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैटाबोलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन इज यूरिक एसिड। आपका आंसर होगा यूरिक एसिड। ठीक। अब ये जो इधर प्रोडक्ट है, ये यूरिक एसिड है, इसका एक्सक्रीशन अब ऑर्गेनिज्म के जो एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है उनके हिसाब से एक्सक्रीट आउट होता है। कोई यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करता है, कोई एलेंटोइन के फॉर्म में रिलीज करेगा, कोई एलेंटोइड के फॉर्म में रिलीज करेगा, कोई यूरिया के फॉर्म में रिलीज करता है, कोई अमोनिया के फॉर्म में इसको रिलीज करता है। बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 172, और इसमें ये पूछा गया है कि इन सैक्रोमाइसिस सेरेब्रसी डीएनए रेप्लिकेशन इज टाइटली कंट्रोल एंड डीएनए शुड रेप्लिकेट वंस पर सेल साइकिल। सो सेल साइकिल हाईली रेगुलेटेड होती है, जिससे कि जो रेप्लिकेशन है वो बार बार उसमें ना वो स्टार्ट हो पाए, जिसकी वजह से जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट वे में ही आगे ट्रांसफर हो। बराबर। तो अब आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना है कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन है इनमें से वो कौन सा है, उसको ढूंढना है। सो ये ऑप्शन है कि pre-replicative complex remain bound to the DNA in the S phase and does not allow the re-replication। ऐसा नहीं है, ये फॉर्म होता है प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, ये जो प्री आरसी है, फॉर्म इन
G1 एंड अर्ली एस फेज में एक्टिवेट होता है, ठीक, अर्ली एस फेज में एक्टिवेट हुआ, एंड एक्टिवेशन के बाद आफ्टर एक्टिवेशन ये यहां से रिलीज हो जाता है। क्या हो जाएगा? इट गेट रिलीज, ठीक है। ये सिर्फ पीआरसी जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो जीवन फेज में बनता है, और अर्ली एस फेज में जब ये एक्टिवेट होगा तो वहां से ये रिलीज हो जाता है। असेंबली ऑफ प्री आरसी इज इनहिबिटेड बाय सीडीके एक्टिविटी, असेंबली ऑफ प्री आरसी, ठीक है। यस, अगर हम देखें लेट एम फेज में तो वहां पर जो सीडीके हैं एम फेज के वो इसको इनहिबिट करते हैं, बराबर। असेंबली ऑफ प्री आरसी इज इनिशिएटेड एट द एंड ऑफ माइटोसिस एंड एट अर्ली जीवन फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एंड CDT1, ये ऑप्शन लास्ट, CDT1 दैट हेल्प इन द रिक्रूटमेंट ऑफ MCM proteins in the G1 phase is inactivated by germinin in the S phase of cell cycle. It is also right. So आपका incorrect option is option first. इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये G2 फेज है, G2 फेज में CD के साइक्लिन्स G2 एंड M फेज है। M फेज में जो M फेज के CD के साइक्लिन हैं वो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनकी एक्टिविटी यहाँ पे डाउन हो जाएगी CD के साइक्लिन की, तब यहाँ पे प्री आरसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ये ध्यान रखना। बाकी और फेज में प्री आरसी कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं बनता है बिकॉज वहां पर जो CD के साइक्लिन की एक्टिविटी हाई होती है, एंड ड्यू टू हाई एक्टिविटी ऑफ CD के साइक्लिन प्री आरसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता है। तो अर्ली G1 फेज में CD के साइक्लिन की एक्टिविटी लो होती है, तो वहां पर CDT1 CDT6 यहाँ पर आकर के हेलिकेज लोडर की तरह काम करते हैं और हेलिकेज की लोडिंग कराते हैं, ठीक। G1 फेज में हेलिकेज की लोडिंग हो जाएगी, S फेज में इनका एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आईडी है 166। द वी फॉर्म double stranded DNA was invented by a complementary RNA sequence to form a R loop structure। तो यहाँ पे क्या है कि बी फॉर्म डीएनए है, और इस बी फॉर्म डीएनए में एक आरएनए आकर के इन्वेड हो गया। ये बी फॉर्म डीएनए है, और अगर बी फॉर्म डीएनए में गलती से आरएनए जब आके इन्वेड हो जाता है तो ये आरएनए इन्वेड होने की वजह से ये ए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए फॉर्म में। तो ए फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें जो शुगर पकड़िंग होती है वो भी चेंज हो जाएगी। शुगर पकड़िंग के साथ साथ इसमें बेस पेयर पर टन भी चेंज हो जाते हैं। तो बेस पेयर पर टन बी फॉर्म में 10 होते हैं, और यहाँ पर हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, और यहाँ पर जो शुगर होती है वो C2 एंडो होती है, और यहाँ पर जो शुगर होगी वो हो जाएगी C3 एंडो, राइट। सो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। शुगर पकड़िंग ऑन द डीएनए स्ट्रैंड दैट पेयर्स विद आरएनए विल रिमेन अनचेंज, गलत। Sugar puckering on the DNA strand that pairs with RNA will change, yes. The sugar puckering on the DNA strand that pair with the RNA will remain unchanged, but the number of base pair pattern in the RNA DNA hybrid will increase। ऐसा नहीं है, sugar puckering भी change होगी। Next option, sugar puckering on the DNA strand that pairs with RNA will change। sugar puckering की बात कर रहे हैं यहाँ पर, but the number of base pair pattern in the RNA DNA hybrid will remain unchanged। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये तो चेंज होंगे ही होंगे, ये भी चेंज हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही है, राइट, ऑप्शन सेकंड। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें इनकरेक्ट पूछा है, वो भी रेप्लिकेशन का है। रेप्लिकेशन का ये सेकंड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इज इनकरेक्ट? Once DNA replication commences, it always continues uninterrupted until the entire process is complete। सेकंड ऑप्शन है कि यूकैरियोटिक जीनोम रेप्लिकेट फ्रॉम मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बाई डायरेक्शनल मल्टीपल ओरिजिन होता है।
A consequence sequence of consistent sequence for the origin of DNA replication has been identified in Saccharomyces cerevisiae. It is also right. Both fully methylated as well as non-methylated Oryx can initiate DNA replication while hemimethylated Oryx does not. तो ये नहीं कर सकता है. It is also right. So आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है that is incorrect. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following method can be used to selectively lyse newly dividing cells? ठीक है, ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है. सो इसमें यह पूछा गया है कौन सा इसमें मेथड है जो न्यूली सिंथेसाइज डिवाइडिंग सेल है उनको लाइज करने के लिए यूज किया जाता है. आपका फर्स्ट ऑप्शन है एमटीटी. एमटीटी सेल बाइबिलिटी में यूज होने वाला कॉमन केमिकल है जो अपटेक किया जाएगा बाइबल सेल के थ्रू, और बाइबल सेल इसको अपटेक करने के बाद इसको कन्वर्ट करती हैं फॉर्माजोन में, और जैसे ही एमटीटी फॉर्माजोन में कन्वर्ट होता है ये पर्पल कलर देता है, पर्पल कलर देगा और ये बताएगा कितनी सेल बाइबल है. इसका मतलब ये है कि एमटीटी सेल की लिसिस नहीं करता है. अब ये बताता है एमटीटी के सेल कितनी बाइबल है, कितनी सेल बाइबल नहीं है. मतलब जो बाइबल सेल होंगी वही एमटीटी को अपटेक करेंगे और एमटीटी को अपटेक करके वो कन्वर्ट कर देंगे इसको फॉर्माजोन में. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये आपका आउट हो गया. ट्रीटमेंट ऑफ डिवाइडिंग सेल विद कैस्पेस इंड्यूसर. आपने कैस्पेस को इंड्यूस करा दिया तो जो एज्ड सेल होती है, हमें पता है कैस्पेस काम करते हैं एपोप्टोसिस में, और जो एपोप्टोसिस होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, तो एजिंग वाली सेल को नॉर्मली किल करती है. ठीक, तो अगर आपने कैस्पेस इंड्यूसर डाल दिया और कैस्पेस इंड्यूस होना शुरू हो गए तो उसमें न्यूली डिवाइडेड सेल और एज्ड सेल दोनों ही सेल उसमें मर जाएंगे. अब आते हैं ब्रोमोडिऑक्सीयूरिडीन. ठीक है, ब्रोमोडिऑक्सीयूरिडीन आपने मान के चलो ये आपके पास पेट्री प्लेट है, यहाँ पे सेल ग्रो कर रही है और इन सेल को मीडिया में आपने ब्रोमोडिऑक्सीयूरिडीन दे दिया BRDU. BRDU is not toxic, it is a base analog and ये DNA में जाके इनकॉर्पोरेट होता है and it is a thymine analog. So thymine की जगह जाकर के ये DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाता है. ठीक है, तो अब जो सेल डिवाइड करेंगी उनमें सब में BRDU आपको देखने को मिलेगा अगर आपने इसको मीडिया में ऐड कर दिया है तब. देन नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ डिवाइडिंग सेल विद 51 सीरियम एंड मेजरिंग इट्स रिलीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यही ऑप्शन आपका सही है. सो न्यूली डिवाइडिंग सेल के लिए सेल को लाइज करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? 51 सीरियम. नेक्स्ट, द पोस्ट translational modification in one or more cornerstone that known to associate with DNA repair pathway is ubiquitination at specific lysine residue. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, इनके अलग अलग काम हैं. तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यूबिक्विटिनेशन. यूबिक्विटिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 289. 3 रिएक्शन वर परफॉर्म टू डिटेक्ट 150 बेस पेयर DNA फ्रेगमेंट दैट रिच इन GC कंटेंट. GC कंटेंट में वो रिच है. ठीक, यूजिंग PCR एम्प्लीफिकेशन मेथड एंड द फॉलोइंग रेडियो लेवल मटेरियल. हमने यहाँ पे क्या किया है, ये फॉलोइंग मटेरियल, ये मटेरियल है हमारे पास और अब हमें इसमें से 150 बेस पेयर के उसको DNA को हमने एम्पलीफाई किया है. और अब हम क्या पूछ रहे हैं कि ऑल द रिएक्शन हैड द रिमेनिंग कंपोनेंट फॉर अ सक्सेसफुल PCR amplification. After PCR amplification, the sample were run on a 2% agarose gel. The gel was then exposed to the radiographic film. The form
from the radiographs given below, which is the correct representation of the representation of the reaction 1 and reaction 2, 3 and थर्ड इन द लेन एबीसी रिस्पेक्टिवली, ये पूछा गया है। तो आपके अब आते हैं, देखते हैं इसमें मटेरियल में क्या क्या यूज किया है। फॉस्फेट 30 लेवल्ड प्राइमर है, प्राइमर ही रेडियो लेवल्ड है, बराबर। जो रिएक्शन फर्स्ट है उसमें इन्होंने क्या किया है, प्राइमर ही 32 रेडियो लेवल है। उसके बाद सेकंड में क्या है, अल्फा 2 फॉस्फेट लेवल्ड है डीसीटीपी। डीसीटीपी को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, उसका अल्फा फॉस्फेट को रेडियो लेवल कर दिया। थर्ड है गामा फॉस्फेट, जैसे ये आपका न्यूक्लियोटाइड है और इस न्यूक्लियोटाइड जैसे ऐसे समझो, यहाँ पे आपका साइटोसिन है, एक फॉस्फेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉस्फेट, ये अल्फा बीटा गामा। लास्ट रिएक्शन में आपने इसको रेडियो लेवल किया है गामा फॉस्फेट को, एक में आपने इसको रेडियो लेवल कर दिया है, ठीक है। ऑलरेडी आपके जो प्राइमर है वो भी रेडियो लेवल्ड है। चलिए, तो रिएक्शन फर्स्ट में प्राइमर हमारे क्या कैसे हैं, रेडियो लेवल। तो जहां प्राइमर बाइंड करेंगे रिएक्शन फर्स्ट में, तो वहां पे तो रेडियो एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। तो हमारे फर्स्ट स्टैंड में फर्स्ट रिएक्शन में हमें एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ए बी सी में से, यहाँ से एबीसी में से ए वाला है उसमें हमें देखने को ही मिलेगी रेडियो एक्टिविटी। तो हमारा ये आउट हो गया। अब बी वाले में देखते हैं, अल्फा फॉस्फेट है, तो जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो यहाँ से बीटा एंड गामा निकल जाते हैं और अल्फा अल्फा के बीच में फॉस्फोडाइस्टर, मतलब अल्फा के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो बी ऑप्शन आपका बनेगा। बी इसमें भी नहीं है, ये भी आउट हो गया। अब बचे सी एंड सॉरी ए एंड बी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि थर्ड ये कह रहा है गामा फॉस्फेट। तो हमें पता है कि जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो गामा फॉस्फेट निकल ही जाता है, बीटा एंड गामा। तो थर्ड में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी, तो आपका ऑप्शन हो गया सी। और हर एक फॉस्फेट जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, हर एक मतलब इस चेन का, जिसमें हम जो अल्फा फॉस्फेट है वो कैसा रेडियो लेवल है, तो यहाँ पर एक्टिविटी और आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन आईडी 228, the 5' UTR of ferritin mRNA form a stem loop structure called the iron regulatory element। जो फेरेटिन का mRNA होता है उसके 5' पर देखोगे आप एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनती है और उसको हम बोलते हैं iron regulatory element। The iron regulatory binding protein IRBP that binds with this IRE. The following statement were made with reference to IRE, BP and IRE interaction। IRE interaction बराबर। इसमें यह पूछा गया है, अब देखो ऑप्शन फर्स्ट, IRBP IRE इंटरेक्शन प्रिवेंट EIF 4A from resolving the stem loop structure, thus preventing initiation of translation of ferritin G। ये सही है, आगे बताता हूं क्यों सही है। बी, IRBP IRE interaction recruit AIF4 8 to the 5' UTR, thus promoting translation। ये गलत है, जस्ट अपोजिट सेंटेंस है। सी, इन प्रेजेंस ऑफ ferrous ion IRBP is unable to bind the IRE in presence of ferrous। ये भी सही है। EIF4A bind directly at the 5' UTR and disrupt stem loop structure, thus promoting translation initiation। नहीं, EIF4A डायरेक्टली बाइंड नहीं करता है, इसलिए ये भी गलत है। चलिए, जो फेरेटिन होती है, फेरेटिन प्रोटीन आयरन का ट्रांसपोर्ट करती है। किसका ट्रांसपोर्ट करेगी? आयरन का। जब फेरस आयन
मिनट। ठीक है, आयरन का ट्रांसपोर्ट करती है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। जब सीरम में अगर फेरस आयन ज्यादा है तो जो जो फेरेटिन है वो उस फेरस के साथ में बाइंड करके उसके लेवल को कम करने का काम करती है। ठीक, तो फेरेटिन का ट्रांसलेशन कब होगा? जब आयरन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक, तो आयरन का इसका जो फेरेटिन का एमआरएनए होता है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसके साथ में जब आयरन सीरम में लो है उस टाइम पर जो फेरेटिन प्रोटीन है अपने एमआरएनए के साथ में जाकर के, सॉरी फेरेटिन नहीं, ये जो आईआरबीपी है, आयरन रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन, वो इस स्टेम लूप के साथ में बाइंड कर जाती है, और जैसे ही वो बाइंड करती है तो अब इसका ट्रांसलेशन इनिबिट हो जाता है। लेकिन जैसे ही सीरम आयरन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद अब जो फेरेटिन है, फेरेटिन बाइंड्स टू फेरस, और जैसे ही ये फेरस के साथ में बाइंड होती है वैसे ही अब EIF4A बाइंड कर जाएगा फेरेटिन के एमआरएनए के साथ में। फेरेटिन के एमआरएनए के साथ में जैसे ये बाइंड करेगा वैसे ही इसका अब ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसकी जरूरत होती है तभी फेरेटिन के एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है। सो आपका ऑप्शन है, इसमें आंसर है आपका ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, insulin is a polypeptide hormone that reduces blood glucose level in human. Following statement are made for insulin synthesis and structure. It is synthesized in rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum of the B cell of isolate of Langerhans सही है, बीटा सेल के Langerhans में सिंथेसिस होती है। It is synthesized in the cytosol of free ribosome of the B cell of isolate of Langerhans गलत है। Insulin has AB heterodimer structure with one interchain and one intrachain and two interchain disulfide bridge. जो डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं वो A6B10 के बीच में ना होकर के होते हैं A7B7 A20 B90 के बीच में। ठीक है, सो इंसुलिन हैज अ AB हेट्रोडाइमर स्ट्रक्चर विद वन इंट्राचेन, ठीक है, A6A11 and two interchain disulfide bridge A7B7 A20 B90। सो आपका डी सही है, ए सही है। अब आते हैं ई पर। The gene for insulin is located on the chromosome located on the long arm of chromosome 11, has 2 intron and 3 exon. Okay, it is not located on the long arm of chromosome, it is located on the short arm of chromosome. So the gene for insulin is located on the short arm of chromosome 11 that has 2 intron and 3 exon। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इज राइट। ये पूछा गया, ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। द सीक्वेंस बिलो रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द बैक्टीरियल जीन जेड। द एरो इंडिकेट द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, यहाँ से +1 है। अब इसमें पूछा गया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड विद द रेफरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रैंड। ठीक है, so insertion of an A nucleotide after position 8 increase the length of transcript by 1 nucleotide and change the amino acid sequence of the protein being translated। चलिए, पोजीशन नंबर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद हमने एक यहाँ पर एडेनिन और इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, पहला कोडॉन AAA GCC और TAA हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, एक आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है।
उसके बाद देखें AGG, AGG, ATC, CGA, ATG, CAC, GCG, GAA, TCT और TTC और GGA। एक बार फिर से देख लेते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन है तो एक मिनट। चलो, फर्स्ट कोडॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 11, 12, 13, 14, 15। यस, सो ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है कि यहाँ पर एक कोडॉन इंक्रीज हो जा रहा है एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करने से। ऑप्शन ए इज राइट। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द, एक मिनट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द टी एट पोजीशन 22, ये 20 है, 21, 22, 22 की जगह पर हम substitution of the T at position 22 change the primary structure of protein without altering transcription length। ट्रांसक्रिप्शन लेंथ तो चेंज नहीं होगी, बट अब हमें ये देखना है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकती है कि नहीं। अब हमें देखना है AAT किसका कोडॉन है। चलिए हम कोडॉन टेबल पे आते हैं, AAT हमको देखना है। AAT का क्या हो जाएगा, AAU, एस्पराजीन, पोजीशन, तो यहाँ से AAT, AAT की जगह पे अगर हम कोई भी न्यूक्लियोटाइड रखते हैं, एक बार देख लेते हैं, AAT की जगह पर, ठीक, टी की जगह पे क्या आएगा, AAU आएगा। और अगर हम C रखते हैं तो एस्पराजीन में ही कन्वर्ट होगा, A रखते हैं तो लाइसिन में, और A रखते हैं तो ये लाइसिन, और G रखते हैं तो भी ये लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। लाइसिन और एस्पराजीन, ओके, चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। इंसर्शन ऑफ एन adenine after position 26 change the primary structure of protein and result in synthesis of truncated protein। अगर हम 26, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, ठीक है, यहाँ पर A इंसर्ट कर देते हैं तो ये कह रहे हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और ट्रंकेटेड प्रोटीन बनेगी। तो हम यहाँ से देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद यहाँ से ये, यहाँ से एक कोडॉन, और ACG, ACG से क्या बनेगा, इससे बनेगा ACG, ACG कोडॉन होगा। तो ACG में ट्रंकेटेड कुछ होगा नहीं, जैसे ACG है, थ्रियोनिन बनेगा। सी ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन भी गलत। डिलीशन ऑफ A एट पोजीशन 9 क्रिएट द स्टॉप कोडॉन, देख लेते हैं। अगर हम डिलीशन कर दें A का पोजीशन 9 से, ये 10 है, यहाँ से A हटा दे, हटा दिया, A GCC और TAG बनेगा, TAG, और TAG से कन्वर्ट होकर के अब जो बनेगा कोडॉन वो होगा UAG, क्योंकि T की जगह यूरेसिल आ जाएगा थायमिन की जगह, सो कोडॉन बनेगा UAG एंड UAG इज स्टॉप कोडॉन, सो डी ऑप्शन इज राइट। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन A एंड D, A सही है, D सही है, ठीक है, सो A एंड D ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी इज 223। इसमें ये पूछा गया है टू इंश्योर प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस the sister chromatid pair must be stably biorientated on the mitotic spindle. In animal cell, after nuclear envelope breakdown, the chromosome glide on along the microtubule length with the help of the motor proteins. When the chromosome reach the plus end of microtubule, the kinetochore attaches to the microtubules. Which one of the following is the correct option for kinetochore microtubule attachment configuration that ensure proper क्रोमोसोम सेग्रीगेशन? सीधे सा आंसर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रॉपर सेग्रीगेशन के लिए कौन से टाइप का यहाँ पर जो माइक्रोफिलामेंट या इसका माइक्रोट्यूब्यूल का अटैचमेंट काइनेटोकोर से होता है। मोनोटेलिक, आप देखो मोनोटेलिक एक तरफ ही माइक्रोट्यूब्यूल अटैचमेंट है। मीरोटेलिक एक तरफ ज्यादा है माइक्रोट्यूब्यूल, एक तरफ कम है। एम्पीटेलिक बराबर है दोनों तरफ। सिंटेलिक एक ही तरफ अटैच्ड है। आपको इस डायग्राम से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए प्रॉपर सेग्रीगेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है अटैचमेंट वो है आपका एम्पीटेलिक अटैचमेंट। ठीक है, ये लॉडिस का डायग्राम है, लॉडिस 8th एडिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट क्लास ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजोन्स या रेट्रो एलिमेंट्स। ठीक है, रेट्रो एलिमेंट्स की बात की है तो चलिए देखते हैं। एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, साइंस। ठीक, एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, नॉन एलटीआर और साइंस। इसमें से जो एलटीआर है, एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजन का जो एग्जांपल है वो है कोपिया एलिमेंट। उसके बाद आपका नॉन एलटीआर का जो नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजन का एग्जांपल है वो है इसका जो इसकी जो ऑप्शन है इसके लिए 7 to 21 बेस पेयर सीक्वेंस होता है इनका। अब आते हैं साइन। साइन और एग्जाम्पल, साइन का जो एग्जाम्पल है दैट इज ALU एलिमेंट। सो आपका ऑप्शन है ए। ये याद करने वाली चीज है, ये ट्रांसपोजन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229 बराबर। इसमें यह पूछा गया है एन इन विट्रो ट्रांसलेशन सिस्टम कैपेबल ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग 8 अमाइनो एसिड पर सेकेंड, 8 अमाइनो एसिड पर सेकेंड इन विट्रो ट्रांसलेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। ठीक, प्रोग्राम्ड टू ट्रांसलेट ए सिंगल mRNA दैट कोड फॉर एन alanine rich प्रोटीन ऑफ 275 अमाइनो एसिड। कोई प्रोटीन है जो 275 अमाइनो एसिड के लगभग 30 kDa जिसका मॉलिक्यूलर वेट है और उसके सी टर्मिनस पर हेक्सा हिस्टिडीन टैग है। सी टर्मिनस एंड ऑफ द प्रोटीन, the protein possesses 3 methionine residue at amino acid position first and 135 and 230 and generate polypeptide of 15 kDa, 10 kDa, 5 kDa upon degradation with साइनोजन ब्रोमाइड। जब इसको साइनोजन ब्रोमाइड से डिग्रेड करोगे तो 3 पेप्टाइड आपको देखने को मिलेगी, एक लगभग 15 kDa, एक लगभग 10 kDa की और एक लगभग 5 kDa की। The translation reaction was initiated and the ongoing reaction was supplemented with 14 carbon alanine after 5 minutes। 5 मिनट के बाद हमने 14 कार्बन का एलानिन जो अमाइनो एसिड है वो डाले। Soon after addition of 14 carbon alanine, aliquot were drawn at
2 सेकेंड, 20 सेकेंड, 200 सेकेंड। चलो एलिक्वेट ड्रॉन किए गए 2 सेकेंड और 20 सेकेंड और 200 सेकेंड। 2 इंटू 8 बराबर 16 अमाइनो एसिड, 20 इंटू 8 बराबर 160 अमाइनो एसिड और 200 इंटू 8 बराबर 1600 अमाइनो एसिड। इतने अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो चुके होंगे। द रिएक्शन इन द एलिक्वेट वर instantaneously stopped. The translated proteins were purified on nickel NTA column, क्योंकि याद रखना इस mRNA के mRNA के जो 3 प्राइम एंड है वहां पर कुछ कोडॉन ऐसे हैं जो हेक्सास्टिन को कोड करेंगे। देन अब आप इसको निकल एनटीए कॉलम से क्या करोगे, प्यूरिफाई करोगे, देन साइनोजन ब्रोमाइड से डिग्रेड करोगे। एक चीज और है, जो पेप्टाइड बनेगी, इस पेप्टाइड में जो फर्स्ट अमाइनो एसिड आपका वो मिथ्योनिन है, 135 अमाइनो एसिड मिथ्योनिन है और 230 अमाइनो एसिड भी मिथ्योनिन है। तो हमें पता है कि जो साइनोजन ब्रोमाइड होता है, साइनोजन ब्रोमाइड मिथ्योनिन के सी टर्मिनस पर कट करेगा। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथ्योनिन है तो यहाँ तो कट नहीं करेगा, अब 135 पे कट करेगा और 230 पे कट करेगा। जब दो इंटरनल कट लगेंगे तो 3 फ्रेगमेंट जनरेट होंगे। सो ये अप्रोक्सीमेट 134 अमाइनो एसिड का बनेगा। एक जो फ्रेगमेंट बनेगा वो आपका अराउंड 95 का है, 95 अमाइनो एसिड का, ये अराउंड 45 अमाइनो एसिड का है। तो ये अप्रोक्स 15 kDa का मिलेगा, ये 10 kDa का बैंड मिलेगा और ये आपको 5 kDa का बैंड मिलेगा। ध्यान रखना कि इसके सी टर्मिनस पर हेक्सास्टिडीन होगा और जिसके सी टर्मिनस पर हेक्सास्टिडीन होगा वही निकल एनटीए कॉलम से प्यूरिफाई होगा। तो 5 मिनट बाद हमने क्या किया, इसमें 14 कार्बन एलानिन ऐड किया है। चलिए फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया 2 सेकंड और 2 सेकंड में 18 अमाइनो एसिड ऐड हुए होंगे, जो पहले से सिंथेसाइज प्रोटीन है, जो 5 मिनट में सिंथेसाइज हुई है उसके बाद। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड हमने अब डाले 14 कार्बन, तो जैसे ये रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड डाले उसके 2 सेकंड बाद देखा है। तो चलिए मान के चलिए इस यहाँ पर कुछ 16 अमाइनो एसिड ऐड हो गए होंगे, फॉर एग्जांपल इतने ऐड हो गए होंगे मान के चलते हैं। चलो रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड इस पोर्शन में होंगे। अब 2 सेकंड वाली जो प्रोटीन होगी उसको जब साइनोजन ब्रोमाइड से कट करोगे तो एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा और ये आपका फ्रेगमेंट जो जनरेट होंगे एक 15 kDa का, 10 kDa का और 5 kDa का। लेकिन बैंड आपको कौन सा मिलेगा, जिसमें फ्लोरोसेंट या फिर रेडियो एक्टिविटी होगी। तो रेडियो एक्टिविटी आपको किस में मिलेगी, इस वाले फ्रेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतने ही फ्रेगमेंट ऐड हुए होंगे। बराबर। चलो तो यहाँ पर 5 kDa का बैंड 2 सेकंड पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपके जो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ हैं वो तो खत्म हो गए 2 सेकंड वाले से ही। अब बचा आपका फर्स्ट और थर्ड, इसमें देखते हैं। अब 20 सेकंड पर है, 20 सेकंड पर अप्रोक्स 160 अमाइनो एसिड ऐड हो चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चले यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जो सिंथेसाइज हो रही होंगी थोड़ी बहुत, जिसमें से मान के चलो यहाँ पर सिंथेसाइज थी 160 और ऐड हो गए। तो इस तरह से आपको इस वाले में जो आपका 20 अमाइनो एसिड का, सॉरी 20 सेकंड का जो फ्रेगमेंट होगा उसमें भी आपको 3 फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपको 200 सेकंड में भी मिलेंगे, आपको इस वाले में भी 3 फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गया और अब आपका जो ऑप्शन बचा है वो है ऑप्शन थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेल बायोलॉजी का है, कैंसर से रिलेटेड है। ठीक, ये थोड़ा सा मेरा फेवरेट टॉपिक है इसलिए मैंने इसको रख लिया है। द सर्वाइकल कैंसर सेल वर अनट्रीटेड, कैंसर सेल है जो अनट्रीटेड है, और ट्रीटेड एक कंपाउंड एक्स है उससे अ प्यूटेटिव एंटी कैंसर ड्रग।
एक एंटी कैंसर ड्रग है एक्स, उससे हमने दो सेल लाइन ली, दो सेल ली सर्वाइकल कैंसर की, एक हमने कंट्रोल रखी जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, दूसरी ट्रीटेड सेल है जिसमें हमने ट्रीटमेंट दिया है। अब ट्रीटमेंट के बाद हमने सेल एक्सट्रैक्ट निकाला और उसकी वेस्टर्न ब्लॉट की इम्यूनोब्लॉटिंग, और उसके बाद अब हमने उनके एक्सप्रेशन को देखा। तो देखते हैं, ये अनट्रीटेड है और ये ट्रीटेड है। तो फैट प्रोटीन देखा, फास्ट लिगेंड एसोसिएटेड डेथ डोमेन, इसमें जब हमने ट्रीटमेंट दिया तो इस प्रोटीन का FADD का एक्सप्रेशन बढ़ गया, बैक का एक्सप्रेशन घट गया है, क्लीव्ड कैस्पेस 9 का एक्सप्रेशन यहाँ घटा है, जबकि क्लीव्ड कैस्पेस 9 और क्लीव्ड कैस्पेस 3 का एक्सप्रेशन यहाँ पे बढ़ा है। मतलब क्लीव्ड का मतलब है ये एक्टिव फॉर्म है कैस्पेस की। P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है, उसका रेशियो बढ़ा है, इसका एक्सप्रेशन बढ़ा है। तो चलिए, ये जो डायग्राम है ये एक एक्सट्रिंसिक पाथवे का है, एपोप्टोसिस का, डेथ डोमेन एसोसिएटेड पाथवे का है, ये आपका डेथ डोमेन है, ये ट्रेड एंड फेड, ये फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन है, ये TNF अल्फा रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन है। तो देखिए अब आप यहाँ पे फास्ट बढ़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे एपोप्टोसिस होगी, एक्सट्रिंसिक पाथवे। प्रोकैस्पेस 8 इंक्रीज हो रहा है, प्रोकैस्पेस 3 यहाँ पर इंक्रीज होगा, 8 इंक्रीज होगा, प्रोकैस्पेस से कैस्पेस 8 बना और ये इंक्रीज हुआ, कैस्पेस 3 भी इंक्रीज हुआ। ये आपका पाथवे होता है एक्सटेंसिक पाथवे। इधर से जो पाथवे चलता है जिसमें कैस्पेस 9 इन्वॉल्व होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे होता है, ठीक है। बैक इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, तो बैक का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो बैक का रेशियो यहाँ पर आपको कम मिल रहा है। चलिए, तो आपका अब देखते हैं इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ऑप्शन कौन सा सही होगा। कंपाउंड एक्स इंड्यूस सेल डेथ बाय इंट्रिंसिक पाथवे, गलत। इंट्रिंसिक नहीं है, एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक के लिए उनको BCL-XL जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन होती है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन बैक और बैक्स और इन प्रोटीन का वो दिखाना था, और उसके बाद साइटोक्रोम C, उसका भी एक्सप्रेशन आपको दिखाना होता है। तो आपका ऑप्शन ए गलत है। कंपाउंड एक्स इंड्यूस सेल डेथ बाय एक्सट्रिंसिक पाथवे बाय इंड्यूसिंग अ फास्ट लिगेंड एसोसिएटेड डेथ डोमेन एंड अपोप्टोसिस वाज P53 डिपेंडेंट। P53 का रेशियो भी सेम मैनर में इंक्रीज हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन बी इज राइट। कंपाउंड, आप देखते हैं सी ऑप्शन, कंपाउंड एक्स इंड्यूस सेल डेथ बाय रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ बैक इन अ P53 डिपेंडेंट मैनर, नहीं, गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन राइट इज सेकंड। उसके बाद ये पूछा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू द इकोला रेप्लिकेटिव DNA पॉलीमरेज, जिसमें जो रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज है उसके बारे में पूछा है। चलिए, DNA पॉलीमरेज डिस्प्ले वेरी लिमिटेड प्रोसेसिविटी, प्रोसेसिव नहीं होता है, पता है, एंड पॉजेस 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यस, इसको हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी मिलेगी, अलाउइंग फिडिलिटी ऑफ DNA एप्लीकेशन, यस। DNA polymerase third is suitable for leading strand DNA synthesis due to its high processivity and 5 to 3 exonuclease activity that remove incorrect nucleotide incorporated during DNA synthesis। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी ये वाली एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, सॉरी ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। 5 to 3 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में होती है, बैक्टीरिया पॉलीमरेज फर्स्ट, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ओकाजाकी फ्रेगमेंट को हटाता है, तब वो उसकी काम करती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी गलत है। सी पॉलीमरेज फर्स्ट पॉजेस 5 to 3 exonuclease activity which allow removal of the RNA primer while its 5 to 3 polymerase activity allows
it to fill the gap created by removal of RNA primer. इसके पास दो एक्टिविटी है 5 to 3, दो तरह की एक्टिविटी, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक नॉर्मल जो पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है वो. डी ऑप्शन, the polymerase third is suitable for lagging strand DNA synthesis due to its low processivity and 5 to 3 exonuclease activity. फिर से ये गलत ऑप्शन दे दिया है. डीएनए पॉलीमरेज थर्ड दोनों ही लैगिंग एंड लीडिंग पे काम करता है, सिंथेसिस करेगा, लेकिन एक स्टैंड पर वो क्या बनाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनाता है, दूसरे पर कंटिन्यूस सिंथेसिस चलती है. तो आपका ऑप्शन ए एंड सी इज राइट. ए एंड सी के लिए आपका डी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 13 यूनिट से है, बायोटेक का है. The given below are terms related to the genome editing tool in column A and their feature in column B. ये कुछ टूल है जीनोम एडिटिंग के लिए और उनके फीचर हैं. जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस, ठीक, जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस fusion of zinc finger DNA binding domain with endonuclease domain of fork1 restriction endonucleases, ये सही है. उसके बाद मेगान्यूक्लियेजेस, मेगान्यूक्लियस आर होमिंग एंडोन्यूक्लियस, इसका एग्जांपल है ISCE1. उसके बाद क्रिस्पर Cas9 टारगेट स्पेसिफिसिटी यूजिंग गाइड आरएनए, जी आरएनए के साथ में क्रिस्पर Cas9 काम करता है. अब आते हैं टैलिन. These are the repeat of 35 amino acid length, each amino acid binding a specific DNA base in the target sequence. So अब ऑप्शन कौन सा होगा, ए का थर्ड इसमें है, इसमें है, बी का फर्स्ट इसमें है, इसमें नहीं है. तो आपका ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, आपका बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्टेटमेंट है कुछ, इसमें है द डी लूप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम इज रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, बट नॉट फॉर द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ऐसा नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्शन को भी रेगुलेट करने का काम करता है. नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये गलत है. द एल स्टैंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम प्रोसेस मोर साइटोसिन, यस ये सही है. In the plant, the most mitochondrial tRNA are encoded by the nuclear genome and then imported into mitochondria. ये भी सही है, सी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट. उसके बाद डी है, साइक्लोहेक्सामाइड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम. नहीं, ये 28S राइबोसोम को इनहिबिट करता है साइक्लोहेक्सामाइड, और माइटोकॉन्ड्रिया में 18S राइबोसोम होगा, तो इसको इनहिबिट नहीं करेगा. ठीक है, तो डी गलत हो गया यहीं पर. ई ऑप्शन है, सम ऑर्गेनिज्म हैव बीन फाउंड टू कैरी लीनियर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. यस, ये भी सही है. सो आपका ऑप्शन हुआ बी सी ई. ठीक है, सो आपका लास्ट ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चलिए. The following statement are made with respect to miro-diploid of lacoperon I. इस इनहिबिटर सबको पता है. O ऑपरेटर Z इनकोड फॉर बीटा गैलेक्टो साइडेस, बाई बराबर परमिएज. चलिए, सो अब हम यहाँ देखते हैं एक चीज और है, जो IS होता है वो रिसेसिव म्यूटेशन होता है, और जो IS म्यूटेशन होता है इसकी वजह से रिप्रेसर की जो एफिनिटी होती है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है.
affinity increased for ऑपरेटर सीक्वेंसेस, और जहां पर आई डी ये होता है, आई डी माइनस, इस तरह से आई माइनस डी, ये डोमिनेंट नेगेटिव होता है, जिसमें रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर सीक्वेंस, रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर सीक्वेंस। चलिए तो अब देखते हैं, अब यहाँ पर है आई एस ओ प्लस जेड प्लस वाई प्लस, ठीक है। दूसरा है आई प्लस ओ सी जेड माइनस वाई प्लस। अब ये कह रहे लैग जेड इज इंड्यूसिबल, इसमें लैग जेड इंड्यूसिबल नहीं है, ये रिप्रेसिबल है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। लैग वाई इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस, लैग वाई कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करेगा, बट ये गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। आई प्लस ओ प्लस जेड प्लस जेड बाई माइनस, आई माइनस ओ प्लस जेड माइनस बाई प्लस, तो द लैग जेड एंड लैग बाई आर बोथ इंड्यूसिबल, इधर रिप्रेसर नहीं है, तो लेकिन इस वाले से जो रिप्रेसर सिंथेसाइज होगा वो इधर भी काम करेगा। बी ऑप्शन राइट है। सी क्या है इन इसमें आई प्लस ओ सी ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव है जेड प्लस बाई माइनस, आई एस ओ प्लस जेड माइनस वाई प्लस, तो जिसमें लेग जेड कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस बता रहे, ठीक है, राइट है। एंड लेग वाई इज इंडिविजुअल, आई एस के केस में लेग वाई इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ऑलवेज रिप्रेसिबल होता है। मैं इसको प्रूव करूंगा विद रेफरेंस। उसके बाद आई एस, डी ऑप्शन, आई एस प्लस ओ प्लस जेड प्लस वाई प्लस, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ए एंड डी आर सेम। देखो इसको, आई प्लस ओ सी जेड माइनस वाई प्लस बिल्कुल एज इट इज ऑप्शन है। लेग जेड इज इंडिविजुअल सेम है, और लेग वाई इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड, तो ए एंड डी ऑप्शन सेम है और दोनों ही गलत हैं। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन गलत है पहली बात, और इसमें इसके ऑप्शन है वो गलत है, और इसमें कॉमन मार्किंग होगी इस क्वेश्चन के लिए, कॉमन मार्किंग होगी, मतलब जिसने अटेम्प्ट किया है चाहे उसका गलत है या सही है, उसको सबको मार्क इसमें से सबको मार्किंग होगी। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बी ऑप्शन ही सही है, तो यहाँ पे इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज और है, ये देखो आई एस वाला, मीरो डिप्लॉयड विद वन वाइल्ड टाइप जीन एंड वन। आप इस चीज को, इस जो मीरो डिप्लॉयड है, इसको चेक कर सकते हो जाकर के रेफरेंस बुक बीवर 5th एडिशन पेज नंबर 173। इस पेज नंबर 173 पर ये डायग्राम है, जिसमें देखो आई एस, ये आई एस है और ये नॉर्मल है, आई प्लस ओ प्लस जेड प्लस वाई प्लस ए प्लस, आई एस ओ प्लस जेड प्लस वाई प्लस ए प्लस। नॉर्मल रिप्रेसर इधर से बनेगा, म्यूटेंट रिप्रेसर इधर से बनेगा, और ये रिप्रेसर यहाँ पर जाके बाइंड हो जाएगा, दोनों ही इधर से, दोनों ही ऑपरेटर पे। अब देखते हैं रिजल्ट क्या है। नो लैग प्रोडक्ट इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इससे भी नो लैग प्रोडक्ट इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, बोथ लैग ओपेरॉन आर अनइंडिविजुअल, म्यूटेशन इज सिस एंड ट्रांस डोमिनेंट। ठीक है, म्यूटेशन कैसा है, सिस एंड ट्रांस डोमिनेंट है, और किसी भी ओपेरॉन से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक, तो ये आप रेफरेंस दे सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, और इसलिए ये ऑप्शन आपके गलत हो गए, एक्सेप्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, some of the step in the process of eukaryotic DNA replication mentioned below require hydrolysis of ATP। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में एटीपी इन्वॉल्व नहीं होती है, वहां पे ऑलरेडी दो फॉस्फेट निकलते हैं पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में, बीटा एंड गामा,
और बीटा एंड गामा को पायरोफॉस्फेटेज यहाँ पर इसकी लिसिस करके 2pI में कन्वर्ट कर देता है। इससे जो एनर्जी होती है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। सो ये भी गलत, ऑप्शन ए। DNA स्टैंड सेपरेशन बाय हेलिकेज एंड हेलिकेज यूज ATP। हेलिकेज इज ट्रिपल A plus ATP। उसके बाद क्लैंप लोडर एसोसिएशन विद क्लैंप एंड DNA, यस यहाँ पर भी यूज होती है। एंड जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट इस लास्ट ऑप्शन में, इसमें भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट की जॉइनिंग में भी कोई भी ATP यूज नहीं होती है, बराबर, क्योंकि DNA लाइगेज कोई भी ATP यूज नहीं करता है। सो आपका ऑप्शन होगा बी एंड सी। तो इसमें देखा कि इसमें से ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन है, और इसमें से इस बार ट्रांसक्रिप्शन से कम है, और इसमें इसमें अगर हम देखेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन से कम है, और प्रोसेसिंग ऑफ जो mRNA है उससे भी कम क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेल बायो के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।